अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में मुकामी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में दहशतगर्दों का नेटवर्क बेनकाब किया है, जिसकी माली मदद या फाइनेंसिंग भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कर रही थी। पकड़े गए 12 मुलजिमान का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से ही है। ये मुकामी लोग हैं जो सी पैक को सबोताज करने की साजिशों में मुलव्विस बताए जा रहे हैं। इन अफराद से मज़ीद दर्जनों अफराद की निशानदेही हुई है और ये ग्रुप वहाँ पर बिलावरिस्तान नेशनल फ्रंट के नाम से मुतहर्रिक था। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान सी पैक के लिए एक ऐसा गेटवे है जो 3000 किलोमीटर तवील हाईवेज, रेलवेज और पाइपलाइन पर चलता हुआ चीन के सूबे जिंगजियांग से जा मिलता है। आप जानते हैं कि हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में बलूचिस्तान, फाटा और कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय खुफिया एजेंसी, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम किए हैं। तो दहशतगर्दी की इन्हीं कार्रवाइयों और इसमें पड़ोसी मुल्क के मुलव्विस होने और उनके किरदार को आज के प्रोग्राम का मौजू बनाएंगे। अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाता चलो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिजवान अहमद, रिटायर्ड। आप बतौर तज्जियाकार इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं, सी पैक के तनाजुर में तो खैर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसके हवाले से हो जाती है। दहशतगर्दी की कोई भी जब सूरत हाल होती है, कोई भी ऐसी वारदात होती है, जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो है वो बड़ा सामने आ जाता है, सामने उसमें वाज़ेह हो जाता है और ज़मीनी हक़ाइक़ थोड़ा पीछे चले जाते हैं। तो एक दिफाई तज्जियाकार की हैसियत से आपने आर्मी में रहे, आपने सर्व किया है, बलूचिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। आज वहाँ पे सूरत हाल क्या है, सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए मुझे आपने दावत दी। और चूँकि आपका सवाल एक्सक्लूसिवली अगर आपने बलूचिस्तान के हवाले से इस बात को लेकर चलने की अगर आप बात कर रहे हैं, देखें बलूचिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो कतन तसल्ली या उसको मैं ओके या उसको मैं परफेक्ट इत्मीनान बख्श नहीं कहेंगे। हाँ, इत्मीनान बख्श नहीं कहूँगा। लेकिन बात यह है कि इसको तनाजुर में ना, इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर देखने की ज़रूरत है। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये $51 बिलियन का प्रोजेक्ट जो अब इस वक्त 51 बिलियन पे जा चुका है, ये US बिलियन डॉलर की बात हम कर रहे हैं। इस एक प्रोजेक्ट से ऊपर भी एक प्रोजेक्ट में वापस आ रहा हूँ बलूचिस्तान पे, इस प्रोजेक्ट से ऊपर भी एक प्रोजेक्ट है जो दुनिया में लेके चल रहा है, वो चाइना ही उसको लीड कर रहा है और उस प्रोजेक्ट का नाम चाइना ने दिया वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर। ठीक है, जिसमें अगर मैं गलत ना साबित हूं तो तकरीबन कुछ 56 या 56 ममालिक के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल है और वो रोड और रेल और समंदर का नेटवर्क बना के 3 कॉन्टिनेंट्स को दुनिया के, जिसमें ईस्टर्न यूरोप से लेकर के और ये ईस्ट एशिया से लेकर के, साउथ एशिया से लेकर के, वेस्टर्न एशिया से लेकर के, सेंट्रल एशिया से लेकर के और उसके बाद नॉर्थन अफ्रीका से लेकर के, इनकी कनेक्टिविटी है। दैट इज वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर और उसको देख लीजिएगा सर्च, एंड दैट इज $6 to $7 ट्रिलियन प्रोजेक्ट। एंड सी पैक जो इटसेल्फ एक पार्ट एंड पार्सल है इस बड़े प्रोजेक्ट का। इसमें भी मैं वो दैट इज अ $6 and $7 ट्रिलियन प्रोजेक्ट। एंड सी पैक का अगर 50 में देखिए वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इकोनॉमी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो $7 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट के अंदर जो सी पैक $51 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, ये इसकी शेयरग है। शेयरग मैं इस तरीके से आपको बयान कर रहा हूं कि वो जो ज़मीनी जो रास्ते वो बिल्ड कर रहे हैं 3 कॉन्टिनेंट 56 ममालिक को मिलाने के लिए, और जो समंदर से रास्ते बिल्ड कर रहे हैं, समंदर और ज़मीन को मिलाने का जो रास्ता है, दैट इज़ द सी पैक कॉरिडोर। इसकी कामयाबी होगी तो ये पिवट है, तो इसकी सूरत में वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर का की कामयाबी का जो है वो इसके ऊपर इन्हिसार है। अब आ जाते हैं वापस बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान के जो सूबे के हालात हैं, एक तो हालात देखे जाए कि एक इंडिजिनस वहाँ की अंदर से कितनी उसके अंदर मूवमेंट, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और बाहर के जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो आपने पहले भी नाम ले दिया, पड़ोसी ममालिक हैं और बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं जो सी पैक को कामयाब होता देख के या पाकिस्तान की मौशी हालत को तरक्की की तरफ देखता है और ये पाकिस्तान के अंदर आसूदगी उनको समझ में नहीं आती, वो इस चीज़ को इससे मुनहरिफ हैं, इसके खिलाफ हैं,
तो वो अपनी तमाम जो है ना तबाह आज़माइयाँ उसमें कर रहे हैं। तो कुछ तो अंदर से भी हमारा सूरत हाल मौजूद थी और बाहर से एक्सटर्नल वेस्टेड इंटरेस्ट उसके अंदर मलाइन करके उसको एक्सपोज कर रहा है, और इसमें आपको ढकी छुपी बात नहीं रही। ठीक है, इसमें ये इससे पहले आपने नाम सुना, ये बिलावरिस्तान नेशनल फ्रंट जो है, ये क्या चीज़, क्या टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दिस इज अ सरप्राइज कॉल फॉर मी, बट आई एम अदरवाइज नॉट सरप्राइज। एक तो ये आपने, मैं थोड़ा सा तस्हीह कर दूं, आपने अर्ज किया कि दहशतगर्द नहीं, ये नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। तो देयर इज अ वन लाइन, नाउ दे आर एंगेज्ड इन दीस काइंड ऑफ एक्टिविटीज के वेयर दे कैन बी प्रॉम्प्टेड एंड दे कैन बी यूज्ड। अभी उनसे असला पकड़ा गया है, दे वर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी बट द असला वाज विद देम, और उसके साथ उनका लिटरेचर वाज विद देम। तो वो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का अंदेशा था। तो ये नेशनलिस्ट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, और बलूचिस्तान में भी बहुत सारी जो तंजीमें काम कर रही हैं वो सेपरेटिस्ट और नेशनलिस्ट मूवमेंट है, कौमी नौइयत की मूवमेंट है, जो अपनी एक कौमी आज़ादी और अपनी एक शख्सी उसको लेके चलने की बात कर रही हैं। और वो फिर आपको एक सॉफ्ट टारगेट्स के तौर पे जो है ना चीज़ें मिलती हैं कि जो कि एक्सटर्नल पावर्स उसको एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, तो इसका फिर वो प्रॉक्सी में आ जाते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सीज में आ जाते हैं, और वो फिर इस तरीके इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियरिंग देम। लेकिन अगेन दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव, बिकॉज वही जिस तरह हमने बात की, इसका ओरिजिनेशन ही वहीं से हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अभी भी इनको वक्त से पहले कर्टेल कर लिया गया, पकड़ लिया गया। लेकिन मैं थोड़ा सा अगेन इसको रिलेट करना चाहूँगा कि हम लोग ना भूलें कि 2011-12 में जब सवात ऑपरेशन हुए हैं, तो फजलुल्लाह साहब जो ये तरीके निफाज शरीयत जो वो TNSM की मूवमेंट को जिस तरीके से लेकर चले थे, और आर्मी ने जिस तरह से ऑपरेशन करके उसको वहाँ से सारा ऑपरेशन क्लीन अप करके उसको क्लियरेंस दी है, तो ये जो जरासीम है दहशत गर्दी का, बर्बरियत का, ये सवात के साथ ऊपर जाके चिलाज शांगला के साथ ये जाके वापस गिलगित बल्तिस्तान को ही मिल रहा था। और अगर वो टाइमली उस वक्त कैलकुलेट करके अगर उस वक्त अरेस्ट ना किया जाता तो ये बहुत बड़ा कैंसर उन शुमाली इलाकाजात में जा सकता था। तो इसको पहले भी बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया मजमूम इरादों को, और अभी भी इसके ऊपर नजर रखी जाई हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपसे अर्ज किया ना, जिनको ये चीज पसंद नहीं है उनकी भी कार्रवाई साथ साथ चल रही है। अच्छा, जब ये बैरूनी अनासिर की बात करते हैं तो बलूचिस्तान के हालात कोई अभी नहीं है, बहुत एक तवील अरसे से बलूचिस्तान में जो है इस तरह की इंसर्जेंसी है। ये मुझे बताइए कि अफगानिस्तान, पहले अफगान के हवाले से बात होती थी कि काबुल से जो है वो डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, देन उसके बाद फिर वहाँ पे नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं, जो गैर रियासती अनासिर हैं वहाँ के, वो अब इंडिया का भी उसी तनासुर से, उसी तसलसल के साथ नाम लिया जा रहा है, स्पेशली रॉ का जो नाम लिया जा रहा है। किस हद तक आप समझते हैं कि ये वाकई ऐसा है? मैं इसको बड़ा, मतलब मैं अपने आप को बड़ा इस पर बहुत क्या समझूं कि मैं इसको कहाँ से एंडोर्स करूं या मोहर लगाऊं। आई थिंक जो वाक़यात हो चुके हैं, जितना मीडिया पे जितनी चीज़ें सबूत के साथ आ चुकी हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान मिलिट्री ने, और जिस तरह आपने हमारे जो हमारे फ़ॉरेन मंदूब हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे जिस तरीके से बात को उठा चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें इस बात की अक्कासी करती हैं। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट कर लें तो ये बात कहाँ जा रही है। और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारा पड़ोसी मुल्क, देखें पहले हमारी ईस्टर्न थ्रेट थी, इस ईस्टर्न थ्रेट में पिछले 15 साल जो ये दहशत गर्दी, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का जो सिलसिला चला है, जो यूएस की इन्वेजन हुई है पहले अफगानिस्तान में, इराक में, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को बाय डिफ़ॉल्ट इसका हिस्सा बनना पड़ा है। इस अपॉर्चुनिटी को मेरे ख्याल में हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क ने जिस हद तक वो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। डिस्पाइट दैट, मैं और ये खाली वहीं तक नहीं किया, उस वहां से बैठ के, और अभी तो आप वो धमाके और वो वारदातें और वो आपकी जो स्ट्रेटेजिक साइट्स के ऊपर हम ना भूलें कि हर महीने, हर दूसरे महीने अगर PF बेस बहरान का वाकया हो रहा था, या समंगली बेस का वाकया हो रहा था, या डॉकयार्ड का वाकया हो रहा था, या GHQ के अटैक्स हो रहे थे, और हमने फिर किस हद तक उसको कंट्रोल कर लिया है। तो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कर्नल रिजवान अहमद रिटायर्ड हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने डिवोर्स में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में इस मौके पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। It's not only a cancer, it's the most deadly cancer. My country, Pakistan and the region, we were having around 150 odd incidents a month. And from that we came down to a single figure in 2016. Pakistan also, it was a whole of nation approach.
And I think that paid. We had some very horrendous attacks, like the school incident, in which over 135 children were killed, and martyred. So we everybody came together and gelled together. So intelligence sharing is key to success against terrorism. So there is a balance which is required, and especially for those I would say hardcore terrorists who have been holding heads of two of my soldiers, one in each hand, and playing football with the third one. So there is a need to deal with these terrorists in a very firm, in a very bold, audacious, and I personally feel in a manner that it creates deterrence. जी कर्नल साहब, आपने ये उनका मुबाहिसा जो वहाँ पे हुआ, जो गुफ्तगू हुई और बड़ी मुदल्लल, बड़ी जामे, आपने किस तरह से देखी इसे? देखिए, स्टार्टिंग में उन्होंने बात कर दी कि हमने उसको फिगर्स को जो कि इंसिडेंट्स थे, हमने उनको ब्रॉड डाउन किया है, नीचे लेकर आए हैं। पहली बात जो हम बात कर रहे थे उससे पहले। सेकेंडली उन्होंने बताया कि टिट फॉर टैट जिस तरह का वो है, उस तरीके से ही आपने उतना ही उसको स्ट्रॉन्ग जवाब देना है, रिप्लाई देना है। यही काउंटर मेजर था जिसके तहत आपने उसके इंसिडेंसेस के रेशो को रिड्यूस भी किया है। एंड ही वाज वेरी अपफ्रंट, पॉइंट ब्लैंक, ह्यूमन राइट्स एंड एवरीथिंग बिल्कुल ठीक है। ये सारी अच्छी बातें हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के, घर में बैठ के, अच्छे कंफर्ट जोन में बैठ के बातें करें। लेकिन जब आप एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का जब आप हिस्सा बन जाते हैं, पहली बात, और एक ग्लोबल टेरर इंडेक्स का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंट एक इंटरनेशनल थिंक टैंक एजेंसी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, IEP, जिसकी रेटिंग जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस वो मानता है, एक्रेडिटेड है। तो उनके ग्लोबल टेरर इंडेक्स के, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उस ग्लोबल टेरर इंडेक्स में पाकिस्तान 2014-2015 में दुनिया की जहां 5 बड़ी बर्बरियत फैटेलिटीज वाली कंट्रीज थी, उसमें तीसरे और चौथे नंबर पे है। 2013-14 के अंदर थर्ड पे था और 14-15 पे वो दर्जा चौथे पे आ गया था। और जो रेस्ट ऑफ द 5 कंट्रीज थी, अगर मैं उनका नाम लेना चाहूँ, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इराक। सो लुक एट द काइंड ऑफ अ कंट्रीज। और अगर मैं पाकिस्तान के अलावा बाकी चारों कंट्रीज की बात करूं, नाइजीरिया की, इराक की, सीरिया की और अफगानिस्तान की, तो लुक एट द स्टेट ऑफ द अफेयर्स। इस वक्त वो स्टेट अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर, वो इस वक्त समझ रही कि एग्जिस्ट करने के काबिल है नहीं। उनके अंदर कोई इस वक्त गवर्नेंस नहीं हो रही, वो कोई प्रोफेशनली और एक गवर्नेंस के हिसाब से वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही। तो वी वर देयर इन द टेरर इंडेक्स विद देम एंड वी आर प्रिवेलिंग ओवर हियर। ये हमारी रेजिलियंस थी, ये हमारा रिस्पॉन्स था, ये मिलिट्री फोर्सेस का जो राहिल शरीफ साहब बात की है कि हमने इसको कर्टेल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ इज ऑन द राइजिंग इन ऑल टर्म्स। इकोनॉमिक की बात कर लें, टेररिज्म की डिक्रीज की बात कर लें, इंसिडेंट्स की कमी की बात कर लें, और प्लस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से जो आगे जो फ्यूचर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये तो अभी समझ लीजिए कि गाड़ी जो है ना, वो ट्रेन जो है ना, वो फट्टे पे एक तरीके से चढ़ चुकी है। अब सिर्फ टाइम का इंतजार है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स चढ़ तो चुकी है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर जब बेहतर हुआ तो आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। रशिया से हमारे कभी इतने बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, अब वो भी कमर्शियल इंटरेस्ट देख रहे हैं। यूके अपना कमर्शियल इंटरेस्ट देख रहा है, टर्की अपना, तो सब CPEC की तरफ आ रहे हैं। लेकिन कोई अगर इसको डीरेल करना चाह रहा है, पटड़ी से उतारना चाह रहा है, सरे फहरिस्त पड़ोसी मुल्क जो उतारना चाह रहे हैं, तो वो चाह क्यों रहा है? मैं एक आगे चल के क्या कमर्शियल इंटरेस्ट, क्योंकि अब जो इंडियन उनके टाइम्स ऑफ इंडिया में देखें और दूसरे अखबारात में देखें, अब वो खुद एडिटोरियल वहां पे आ रहे हैं कि भाई अब आप छोड़ेंगे और आप भी ज्वाइन करें अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को देखते हुए CPEC को। बहुत खूबसूरत आपने नुक्ता उठाया है, एंड हैट्स ऑफ टू यू। मैं यही आपसे ये बात अर्ज करना चाह रहा था। देखें, हमने बात की 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स का वो प्रोजेक्ट, वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर, $51 बिलियन का ये CPEC, और पूरी दुनिया का इस पे इंटरेस्ट कि जहाँ से टर्की से लेकर के और ईरान से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के, और जब इंडिया के अंदर आपने बात करके लोकल एडिटोरियल्स की बातें आ रही कि सबको छोड़ो छाड़ो और यहाँ पे जाके इसको शामिल करो। तो एट द एंड ऑफ द डे आज ये मैसेज, ये प्रोग्राम मैं चाहूँगा ऑन एयर जाए और हमारा पड़ोसी मुल्क और वहाँ जो जितने भी थिंक टैंक्स हैं सुन लें कि ऐसा नहीं है कि उनके अज़ाइम हमें नहीं पता, उन्होंने इसका हिस्सा बनना है। दे नो इट, देयर इज नो सेकंड थॉट अवेलेबल, देयर इज नो सेकंड अल्टरनेट अवेलेबल। इस वक्त दुनिया का जो ग्लोबल ट्रांजिशन था, तो सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, लेकिन बिफोर दैट देयर इज एन इंटरेस्टिंग कैच इनटू इट। ये जरा सुन लीजिएगा, रिकॉर्ड पे ले आए। द इंटरेस्टिंग कैच इनटू इट इज कि अगर वो इस वक्त आते हैं, तो इस वक्त आएंगे तो टर्म्स डिक्टेट करेगा उनको पाकिस्तान और चाइना। What they are trying to do is अपने मजमूम अज़ाइम के थ्रू, अपने गंदे अज़ाइम के थ्रू, कि वो इसको
ट्रेड ऑफ करके, कैनिबलाइज करके, इसको हर्ड करके, इसको उस लेवल पे लेकर आने की बात कर रहे हैं जो उनके हिसाब से उनकी प्लानिंग है। फिर वो अपनी कंडीशंस के ऊपर बात करें, कंडीशंस के ऊपर बात करें, और शायद वो ये समझ रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान आके और इंडिया को उनकी टर्म्स पे कहेगा कि यार अच्छा चलो जिस तरह तुम कहते हो आ जाओ, जो सूरत हाल कर, जो कि हो नहीं बक सकेगा, जो कि रियलिटी नहीं है, जिसकी उनकी कोशिश है, और सूनर और लेटर उन्होंने आना है। और आज जो हम ये बात करें, आई विश कि ये मैसेज वहां पहुंचे और वहां थोड़ी सी कुछ सेंस प्रिवेल करे उन लोगों में, उन क्वार्टर्स में, कि उन्हें समझ में आए। देखिए साउथ एशिया एक रीजन है, बेचारे फिलहाल तो बड़े वो करेंसी डिनोमिनेशन में फंसे हुए हैं इस वक्त, तो वहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं। विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलूंगा। नाज़रीन, कर्नल रिजवान अहमद रिटायर्ड इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। तो कर्नल साहब, फिर ये चाबहार पोर्ट जो है वो क्या फिर है, इसके पैरेलल आप बिल्कुल करने जा रहे हैं गवादर के इंडिया, वो क्या प्लानिंग है उनकी? बिल्कुल ठीक है, वो भी यही प्लानिंग थी कि इन अ वे कि इसको किसी तरीके से जो है ना काउंटर किया जाए और कैनिबलाइज किया जाए, बट इन अ वे कि चाबहार के अंदर आप कर लीजिए जो आपने एफर्ट करनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे चाइना ने जो 3000 किलोमीटर का जो फाइबर ऑप्टिक का और रेल का नेटवर्क है, जो रोड का नेटवर्क और ऑयल की पाइपलाइन का नेटवर्क है, वो गवादर पे आगे टर्मिनेट हो रहा है, वो चाबहार पे जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो आप बना लें फैसिलिटी वहां पे, ठीक है, आप बना ले उससे अच्छी खूबसूरत वहां पे पोर्ट अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पोर्ट इटसेल्फ तो कुछ नहीं कर सकती ना, पोर्ट हैज टू बी लिंक्ड अप विद सम अदर कनेक्टिविटी एज वेल। सो ये भी एक बड़ा समझने वाला पॉइंट है। और अगेन थ्रू चाबहार और अफगानिस्तान को उसके अंदर मलाइन करके और ईरान को पंप अप करके, तो वो सिर्फ अपनी ना दिखा रहे हैं कि अगर तुम यहां कुछ कर रहे हो तो यहां पे हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि कनेक्टिविटी ऑफ द लैंड एंड द सी, और जो सबसे बड़ी, मैं फिर वो रिपीट करूंगा आपको बात के, जो सी की जो लेन्स क्रिएट कर रहा है चाइना, वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर में 3 बर्रे आजमों को जो बुलाने की कोशिश कर रहा है, उसका जो सेंट्रल पिवट पॉइंट है वो एक पिवट ये है। तो दैट इज हाउ, तो ये चाबहार को इसके साथ रिलेट करना ना, ये सिर्फ से ब्लिप्स हैं, ये वही वाली बात के अपनी दिखाने के हम भी यहाँ हैं और हम भी ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ से वो एंड पॉइंट, वो उसकी नेटवर्किंग नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना बड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात अगर आप की इजाजत से हाईलाइट करना चाहूंगा। हमने सिक्योरिटी काफी डिस्कस की, मैं उसी तरफ आ रहा था, सिक्योरिटी की तरफ आ रहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है इतना बहुत बड़ी डिमांड है इसकी। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सूरत हाल है, इवन कराची में भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सूरत हाल है, तो ये कंडीशन है आपके CPEC से बहुत सी जगहों। देखें बात यह है कि देखें सिक्योरिटी और जो क्राइसिस सिचुएशन है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये समझ लेने की जरूरत होती है, वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। सारी उम्र आपने जंग में लड़ते तो नहीं रहना होता ना, उसके बाद फिर आपने तरक्की भी करनी होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जिस तरह आपने कहा ना, ये इंडिकेटर है शाखसाना, अभी तो चला ही नहीं है, अभी तो स्टैब्लिश नहीं हुआ, अभी तो काम शुरू, उसकी सिर्फ ब्लिप्स है ना, अभी तो खाली एक ट्रेलर चल रहा है, जिसके चलने के बाद में जो इकोनॉमिक इंपावरमेंट आएगी और जो बेहतरी आने की जो हम प्रोजेक्टेड देख रहे हैं उसको, वो बहुत हमें आगे तक लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम की वसातत से आज वो ये भी निकले। देखिए अब चाइना पाकिस्तान की बात हो रही है, तो मैं वो मिसाल भी यहाँ पे लेकर आना चाहूँगा और वो बड़ी ज़रूरी है। एक हज़ारों सेंचुरीज ओल्ड एक चाइनीज़ मिलिट्री जनरल गुजरा है, सुन त्सू उसका नाम था, और आज भी उसकी जो उसने आर्ट ऑफ वॉर के ऊपर जो अपनी कहावतें कह गया है, वो बहुत बड़े बड़े हार्वर्ड लेवल के स्ट्रेटेजिक लेवल के स्कूल्स पे वो पढ़ाई जाती है। उसका उसने अंग्रेजी में कुछ कहा, उसका उर्दू में मुख्तसर प्रोवर्ब उसे शेयर कर लूँ, क्योंकि चाइना की बात हो रही है वहाँ से। वो कहता है कि यार अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है और दुश्मन का नहीं पता, तो आपकी हर जीत के बाद एक हार है, और अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है और आपको दुश्मन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का भी पता है, तो फिर आपके लिए विक्ट्री जो है ना वो बैक टू बैक है। मैं ये रिलेट इसको इस तरह से करना चाहूंगा कि भाई $51 बिलियन के प्रोजेक्ट को चाइना जो है ना होल हार्टेडली लेकर आ गया, और उन्होंने इसको खेल जाना है जिस वॉल्यूम और जिस मेगा क्वांटम के साथ, जिस स्टेक्स के साथ वो आ रहे हैं। दिस इज एन अनडिनाइंग फैक्ट, बिकॉज क्योंकि इससे पहले वो दुनिया में अपनी फिनोमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रूव कर चुके हैं। पाकिस्तान तो उसमें एक छोटा सा, जैसे कहते हैं ना, वो तो पूरी दुनिया नहीं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें, हमारे यहाँ जो मेगा प्रोजेक्ट्स जितने भी रोड सड़कें, ये इससे पहले होता था तवील अरसे तक फंडिंग का मसला, आज तो आपको जो प्रोजेक्ट पूरा करना है CPEC में डलवा दे, फाइनेंसिंग उसके लिए आसान हो जाएगी। कितना एग्जैक्टली बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सर इसमें जो कैच समझने का वो ये है कि हमारी 18-20 करोड़ की आबादी
और वॉट जो हमारी एक इकोनॉमिक हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो बिजनेस का फोरम है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, आई मे बी रॉन्ग बट ये मेरा जो पॉइंट है, मैं इसको देख रहा हूँ, जो मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मैंने गवादर भी विजिट किया है, मेरी प्लानिंग कमीशन में भी इंग्रेस हुई है, मैं इस्लामाबाद भी गया हूँ, मैंने यहाँ भी लोगों से मिला है, FPCCI में भी मेरी मीटिंग्स हुई है, काफ़ी बिजनेस फोरम्स के अंदर मेरी मीटिंग्स हुई हैं, बिकॉज मैं एक स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस इदारे के साथ मैं मुंसलिक हूँ, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, उसको भी हम बात कर लेंगे। तो जिस लेवल का रिस्पांस, जिस लेवल की टास्क फोर्स, जिस लेवल की जो एक आपकी बॉडीज क्रिएट होनी चाहिए, जो पाकिस्तान से कोहेसिव रिस्पांस दें सीपैक को के साथ लगाएं। अभी इट इज अ वन वे ट्रैफिक। ठीक, इस वन वे ट्रैफिक के साथ अगर आप चलेंगे तो खुदा ना खासा उसका जो खौफ और डर ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आप कहां खड़े होंगे, आपको उससे क्या बेनिफिट लेना है। उससे बेनिफिट लेने के लिए आपकी बिजनेस फोरम के ऊपर यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन सेल्फ। देखिए नेशनल एक्शन प्लान आया था, आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाकी बहुत सारे इदारों में बात कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन जो थी वो रह गई, डिस्पाइट कि एवरीथिंग वाज देयर। तो सीपैक अगर आ गया तो वेरियस बिजनेस एंड इकोनॉमिक फोरम्स एंड द बॉडीज की जो लोकल एग्जीक्यूशन है, मैनिफेस्टेशंस है, इससे वैल्यू जो ड्राइव करनी है, अपना जो रिस्पांस देना है, वो जो पॉलिटिकल हार्मनी जो हमने देखनी है अमंग ऑल दी प्रोविंसेस, वो इस वक्त नजर नहीं आ रही है इसमें। आपने एक बड़ा जो पॉइंट लिया है, सबसे बड़ा तो ये मसला है कि जनाब उसका ईस्टर्न रूट और वेस्टर्न रूट, ये सारी जो चीजें आपने सोशल पॉलिटिकल एंगल उठाया, मैं तो सिर्फ इकोनॉमी की बात पे लेके बैठा हुआ था। यस ऑफ कोर्स, उसका सोशल एंगल, उसका पॉलिटिकल एंगल, उसका इकोनॉमिक एंगल, उसकी जो कमिटीज की और जो उसका रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जो उसकी ऑफरिंग्स होनी चाहिए, वो रिस्पांस उस लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे उसका वैक्यूम है, हमें ये एक्नॉलेज कर लेना चाहिए। एंड इफ वी आर ओनली वेटिंग एंड वी आर जस्ट ऑन द रिसीविंग, और शायद ये जो इतना बड़ा डिफरेंस आप हम मार्क कर रहे हैं, ये चीन भी देख रहा है, चाइना देख रहा है, वो बहुत स्ट्रांगली इसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख भी रहा है और वो खेल भी जाएगा, उसको नहीं ये चीज हर्ट करेगी। हमारा रिस्पांस का होना या ना होना चाइना को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिस लेवल पे वो अपनी एक्सपर्टीज और लर्निंग का एक्सपीरियंस का, अपनी इकोनॉमी जो अपनी स्ट्रेंथ, वो दुनिया को जो उसने जादू दिखा दिया है ना, वो पूरी दुनिया की वर्ल्ड की फैक्ट्री बन चुका है। चाइना इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान का रिस्पॉन्सिव होना या ना होना चाइना को हर्ट नहीं करेगा, वो खेल जाएंगे, उनको खेलना आता है। द ओनली थिंग इज कि क्या हम इसमें से अपने कार्ड में से 100% बेनिफिट ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमने अपनी जो नेक्स्ट नेशंस आनी है, जनरेशंस आनी है, जो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी डेवलप होनी है, जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी है, जो हमारी सप्लाई चेन्स की ग्रोथ होनी है, वो जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की हमारी जो कैपिटल वैल्यू एडिशन होनी है, तो क्या इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि एक स्टेप ले लिया गया हमारी तरफ से, और वो स्टेप है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं वो चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज मिलके यहाँ पर आ गए। चले, ओके फाइन, गुड इनफ, ठीक है। टेक्निकल लेवल पे मैं आपको इसके 100 में से 100 मार्क्स दे देता हूँ, बट ओनली एट द एंड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज से और उसके स्टॉक एक्सचेंज के साथ मर्जर के साथ डालनी के लेगी ना सर, दिस हैज टू बी अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, अक्रॉस ऑल। अब तो सर थीमेटिक सेक्टर्स की बात आ गई है, थीम्स आ रही हैं, कौन कौन से सेक्टर्स कॉन्जाइन है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आर यू एग्रेरियन सोसाइटी, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप कहाँ पे उनके साथ उसके साथ सिनर्जाइज कर सकते हैं। वो इस वक्त पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गुड इनफ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गुड इनफ, लॉजिस्टिक्स के अंदर वहाँ पे आगे पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, गुड इनफ, उनकी ट्रेड और उनकी यहाँ से मूवमेंट शुरू हो जाएगी, गुड इनफ। बीच में हम कहाँ नजर आ रहे हैं, कहाँ खड़े, बहुत अहम नुकता है इस वक्त के इस तमाम सूरत हाल में, हम कहाँ खड़े हैं, उनकी पूरी तैयारी, हमारी क्या तैयारी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। कल साहब हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैंने जो इक्विटी मार्केट की बात की, तो ज़ाहिर है कि जब 47-48% रिटर्न आप दे रहे हैं इनकम इन टर्म ऑफ प्रॉफिट, जब आप दे रहे हैं तो इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं आपकी मार्केट को भी वैसी होना चाहिए इंतज़ामी उमूर में। तो इसलिए अब चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पे आ गए कैपिटल मार्केट्स में। सीपैक को देख के पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त हम अपनी अगर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं पाकिस्तान में और सीमेंट सेक्टर को देखें तो वो 99.5% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है। स्टील इंडस्ट्री की तरफ जाएं, वो स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट करा रहे हैं अपने आप को और एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं।
ये सारी चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। कितनी लेबर बाहर से लेके आएंगे, क्योंकि स्किल्ड लेबर की तो हमें ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, हमारा वो नौजवान जो बेरोजगार है और अनस्किल्ड है उसको हम कहाँ रिप्लेस करेंगे, इसके लिए क्या तैयारी है हमारी? बहुत शुक्रिया अगेन, ये बड़ा अच्छा आपने बहुत अच्छे आज आपने पॉइंट्स रेज किए। देखिए अब इससे पहले हमने जो बात की थी और उससे पहले जो हमने बात की, मैं थोड़ा उसको रैप अप भी कर लूँ। फर्स्ट वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हमने सिक्योरिटी को बताया कि किसी ना किसी तरीके से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने उसको मिटिगेट किया है, उसको होल्ड किया है, उसको कैप्चर करके रखा हुआ, उसको कैप किया हुआ है, डिस्पाइट के दुश्मन उसमें बार बार लगा हुआ, और दुश्मन ने भी ये बात समझ के वापस आके इसका हिस्सा बनना है। सेकेंडली वी मूव्ड ऑन, हमने बात की कि पॉलिटिकल और सोशल जो है इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है और इकोनॉमिक रिस्पांस जनरेट करने की जरूरत है। जो हमारे इकोनॉमिक के ट्रेड के बिजनेस के फोरम्स हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उसमें गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट करना है, उसी ने उसको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी है। उसी एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के उन्होंने अपने जो है ना ऑपरेशनल लेवल पर टास्क फोर्स जनरेट करके देखना है कि हम इसमें कहाँ किस किस तरीके से अपने मुल्क के लिए और अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड नाउ यू हैव अगेन रेज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट कि इसको चलाने के लिए वो ह्यूमन रिसोर्स किधर से आएगा। देखिए इतनी बड़ी अगर वास्ट लेवल पे, मेगा लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीपेक के नाम से $51 बिलियन जब रोल आउट हो रहे होंगे, तो उसकी रोल आउट से जो ग्रोथ करके जो एसेट्स क्रिएट हो रहे होंगे, उन एसेट्स को ऑपरेशनली रन करने के लिए आपको कोई मैन पावर भी तो चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं ये समझता हूं, आप भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ अनस्किल्ड वर्कफोर्स तो हमारे पास आई थिंक लेस देन जो है वो 25 ईयर्स की एज का, हमारा मोर देन 61% हमारी आबादी जो बेबी बूमर्स की तरह से, कि ये एक बहुत बड़ा हमारा एसेट है, बट वो अनस्किल्ड है, उन्हें आप कंज्यूम नहीं कर सकते। और बहुत बड़ा रीजन है कि वो सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा हमारा जो है ना थ्रेट बनते हैं कि जब कुछ नहीं कर सकते तो 5,000 रुपए लेके भी वो फटने के लिए तैयार है, सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए। चले, तो नाउ दीज पीपल हैव टू बी टर्न अराउंड और उनकी स्किल एनहांसमेंट करनी है रिलेटेड टू, अगेन मैंने वर्ड यूज किया था, इंडस्ट्री और सेक्टर वाइज और थीमेटिक। अब तो थीम्स की बात चल रही है कि वो थीम्स कौन सी हैं। अगर आपने बात की कि अगर ये सरिया बनाने वाली और सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो इसकी कंप्लीट एक ये जो सिविल इंडस्ट्री की बात आ जाती है, जिसमें लो कॉस्ट हाउसिंग भी आ जाती है, प्री फैब हाउसेज भी आ जाते हैं, रोड नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आ जाती है, इसका लिंकेज भी आ जाता है, और ये होने जा रहा है। तो क्या हमारे पास उसको बिल्ड करने के लिए मैन पावर, उस हिसाब से मैन पावर अवेलेबल है? अनस्किल्ड है, स्किल्ड है। और उसको स्किल बनाने के लिए आप मुझे बता दीजिए कि नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। आई डोंट सी थिंग्स हैपनिंग ऑन अगेन अ मैस लेवल और ऑन द ऑपरेशनल लेवल, एंड दे नीड टू बी कन्वर्टेड। मैं बड़ी एक छोटी सी मिसाल देके, मैं कल एफएम सुन रहा था, तो बड़ा मुझे थोड़ा सा लाइटर भी कर देते हैं। तो किसी का शो था, उसने कहा जी कि आप क्या लिखेंगे अगर आपके रक्षा के ऊपर कोई स्टेटमेंट होगी तो क्या लिखेंगे। तो कोई इस तरह की बातें चल रही, बड़ी मीडियम किस्म की। तो वहाँ पे वो सोच एक बजाइया से साथ बैठे थे, कहते हमारे मुल्क का तो हाल ये है कि कोई गटर से कोई अगर कोई क्रेन कचरा साफ कर रही होती तो 50 लोग खड़े होकर खाली देख रहे होते हैं उसको। तो ये इस मुल्क का हाल है कि क्रेन अगर कचरा साफ कर रही है नाले से, तो 50 लोग खाली खड़े होकर उसको देख रहे हैं। तो यहाँ इतनी बेरोजगारी है, इतनी फरागत है, इतने फारिग लोग हैं, दे आर अवेलेबल, दिस इज द अनटैप्ड पोटेंशियल, वी नीड टू पुट देम, वी नीड टू एनहांस देयर स्किल्स। हमें इनको कन्वर्ट करना है इन अ वर्क फोर्स के ये कैपिटलाइज हों, ये यूटिलाइज हों, और जो ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये उस पर कंज्यूम हों, ताकि अगर हमारे मुल्क में कोई चीज़ होने जा रही है तो उस मुल्क में उससे रोजगार बढ़े और हमारे लोगों को पहले। तो मैक्सिमम टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर्स जो हैं ये सामने आए, इस तरीके के और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सामने आए, और लोग इस चीज़ को, वो जो ब्रेन ड्रेन वाला, वो अब मेरे ख्याल से मामला ख़त्म हो जाना चाहिए, वो सिलसिला अब ख़त्म हो जाएगा आगे चल के। एट द एंड ऑफ द डे होना यही है, डेफिनेटली होना यही है, क्योंकि जब ब्रेन ड्रेन होने वाले लोग चले गए तो बाहर दुनिया में अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं। मतलब अगर हम वही बात गिन लें तो अगर अमेरिकन इलेक्शंस के बाद और ट्रम्प साहब की तमाम स्टेटमेंट्स के बाद, डोनाल्ड ट्रम्प तो उन्होंने तो कहा था कि मैं सारे बाहर वाले लोगों को निकाल दूंगा ना, वो तो कह रहे मैं 2 अमेरिकन को जॉब दूंगा। अभी वो बड़ा था कि प्रो इंडियन उनके स्टेटमेंट जो हैं अपने बड़े रहे, पॉलिटिकल उसमें जो उनकी तहरीक थी जब आए ना। अब आगे चल के क्या सूरत हाल होगी? इंडिया के सद तक उसको देख रहा है, भारत के सद तक देख रहा है, पर पाकिस्तान के जो अपने ये कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, रूस का, साथ ही साथ ब्रिटेन का, अब तो एक दुनिया जो है वो इससे
खुश दिखाई नहीं दे रही डोनाल्ड ट्रंप से? नहीं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि दुनिया उससे खुश दिखाई देगी, और बिल्कुल खुश दिखाई नहीं दे रही, और वो अपने ही खुद ही जो है ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो दुनिया में एक वन वर्ल्ड का ये सुपर पावर का कॉन्सेप्ट था ना, वो अब मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो चुका है। अब रीजनल पावर्स जो है ना इमर्ज हो रही हैं, इमर्जिंग वर्ल्ड है, और इमर्जिंग वर्ल्ड के अंदर जो कभी एक थी ना कि इसकी हैगेमनी थी, तो वो उसको रूट करते थे, वो पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेंस थी, वो अब ख़त्म हो रही है, कैनबलाइज हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तकरीबन जितने भी इंटरनेशनल इसके ऊपर थिंक टैंक्स हैं और जो भी राइटर्स हैं, जो बड़े बड़े लिखने वाले हैं, वो इसी के ऊपर यही कमेंट्स दे रहे हैं। तो उसकी एक जो इजारादारी थी वो इस वक्त जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। मतलब उनके मुंतखब होने ने इतना बड़ा जुल्म ढा दिया है कि वो पॉलिसीज तो खैर बात की बात है, उनके मुंतखब होने ने इतना बड़ा जुल्म ढा दिया, इतनी बड़ी खलीज पैदा कर दी है। ये उस बात का अंदिया दे रही है ना। देखिए, इसमें भी एक वर्ड मैं और यूज करूं, देखिए दुनिया में ना एक वर्ड आया था पहले जब ये न्यू मिलेनियम आया था 2000 के बाद, और उससे पहले 90 की दिहाई में ग्लोबलाइजेशन का बड़ा कॉन्सेप्ट था, वन विलेज वन प्लैनेट, ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया एक होने जा रही है, ब्ला ब्ला। अब वो ग्लोबलाइजेशन जो थी ना विद दिस ब्रेक्सिट जो कि ईयू में हुआ, या इंग्लैंड ने कहा कि भाई निकलो निकलो भागो ईयू से, उन्होंने अपने आप को डिटैच करके आइसोलेट कर लिया, और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिकन ने बाई पुटिंग इसको वोट देके इसको अपना नंबर 1 इलेक्ट करके लाके फ्रंट पे उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब आप ग्लोबलाइजेशन के बजाय जो है ना वो एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एक अपना नेशनलिस्ट, अपना लोकलाइज, अपना ही मौजूदा गवर्नमेंट का एजेंडा लेके उसी को सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। नो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द एंटायर प्लैनेट, एंटायर ग्लोब, एंटायर वर्ल्ड एंड थिंग्स लाइक। अब वापस कन्वर्ज हो रहे हैं इनवर्डली। तो इनवर्डली अगर आप कन्वर्ज हो रहे होंगे तो फिर आपकी ग्लोबल हैगेमनी वैसे भी कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी, और उस ग्लोबल हैगेमनी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चाइना ने बहुत बहुत बड़ी डेंट जो है वो अमेरिका को अभी नहीं बड़े अरसे से लगा दी है। चाइना का जो अमेरिका का फॉरेन डेट है, 33% ऑफ द फॉरेन डेट कम्स फ्रॉम द चाइना। ठीक, आज चाइना वहां से अपनी इकोनॉमी से पैसा पुल आउट कर ले, अमेरिका की इकोनॉमी जो है ना सस्टेन नहीं कर सकेगी। तो आगे आने वाले वक्त आप समझते हैं कि बहुत बहुत टफ टाइम होगा खुद अमेरिका के लिए, और उससे पूरी दुनिया पे उसके असरात मुरतब होंगे। बहरहाल हमें ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है कि CPEC उस राह में हम आ गए, जो वन बेल्ट वन रूट का जो रास्ता है, जो कुंजी है, वो CPEC ने और गवादर के थ्रू पूरे अक्रॉस द पाकिस्तान। प्रोवाइडेड अगेन इस पे जो है ना मतलब बिफोर वी कैन गेट कैरिड अवे कि हम इस खुशी में निकल जाएं और अपना काम ना करें, अपना होमवर्क ना करें, वी नीड टू प्रिपेयर आवर ओन इंडिविजुअल नोट्स, हैंडआउट्स, टास्क फोर्स, ऑपरेशन लेवल पे कि हमने क्या करना है। ऑपरेशन लेवल पे उसकी अर्जेंसी की दिखाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस वक्त प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, CPEC एक ऐसा इशू है, यकीनी तौर से ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर, फेट चेंजर होगा। पाकिस्तान की किस्मत को ये बदल देगा, इस खित्ते की किस्मत को ये बदल देगा, और सूनर और लेटर भारत को भी आके ज्वाइन करना ही होगा। और जो इस वक्त हमने एनालाइज किया कि अभी वो इसलिए नहीं करता कि अभी अगर उसे करना पड़ेगा तो वो पाकिस्तान और चीन के टर्म एंड कंडीशन पे करना होगा, लेकिन वो इसको जित तक डेंट पहुंचा के कोशिश ये होगी कि बाद में वो अपनी कंडीशंस पे करे। बहरहाल इस मंसूबे की तकमील के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी तैयारी क्या है, और ये एक सवाल के निशान है हमारे सियासतदानों पे और हमारे इदारों पे। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।